दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही तो प्लीज़ कंफर्म कर दें एक बार। जैन साहब, सर आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की शाम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज बुधवार है और आज हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी का जो स्पेशल सेशन रहता है, जिसमें कि खुद डॉक्टर जगदीश पारिक जी इस सेशन को लेते हैं और उनके पास शिक्षा का एक अमूल भंडार है जो वो हम लोगों को देते हैं। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिल जाती हैं जिनकी वजह से हम अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई शिक्षा नीति के हिसाब से उनको आगे लेके जा सकते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है, क्लासरूम का हीरो। क्लासरूम का हीरो के बारे में सर क्या बताना चाहते हैं, ये तो हम लोग उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में सर से ही प्रकाश डलवाएंगे। तो अभी सर ऑलरेडी हमारे पैनल के ऊपर आ चुके हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आपका जो ये फैबुलस बिल्कुल पावरफुल सेशन जो होने वाला है, इसके अंदर हम लोग आज क्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज जगदीश पारिक साहब को ही सबसे ज़्यादा समय दिया जाए और आप लोगों को इससे ज़्यादा ज्ञान मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने पैनल के ऊपर डॉक्टर जगदीश पारिक जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की नेशनल ट्रेनिंग विंग की तरफ से। डॉक्टर जगदीश पारिक जी की अगली आवाज़ होगी और सेशन हम हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी को। इस बीच में हम आप लोगों को कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे जो डॉक्टर जगदीश जी के द्वारा बनाए गए हैं। अगली आवाज़ डॉक्टर जगदीश पारिक जी की। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो स्पेशली मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी परिवार के बच्चे हैं वो इस सेशन को सुने। और आज मैं उनको बताने वाला हूँ कि क्लासरूम में वो हीरो कैसे बन सकते हैं। क्लासरूम में हीरो बनने का और हीरो के स्टाइल से पढ़ने का एक पैटर्न है। वो पैटर्न मैं चाहता हूं कि वो पावरफुल चीजें आज मैं परिवार के सारे बच्चों को बताऊं। तो पंकज जी, आप सबको 5 मिनट का टाइम दीजिए और आज शिक्षा और अर्थ अपने जीवन में कैसे काम करते हैं उसको लेके एक वीडियो मैं सभी दोस्तों के लिए लाया हूं। वो मैं चाहता हूं कि आप उसका समाधान सभी दोस्तों को, उचित समाधान क्या होता है जीवन में, वो वीडियो आप दिखाएं। तब तक आप अपने अपने बच्चे को, अपने दोस्त को फोन लगा लें फटाफट और उस बच्चे को और वो क्लासरूम का हीरो कैसे बनेगा ये मैं उसको बताने वाला हूं इस वीडियो के बाद। पंकज भाई। नमस्ते, मैं डॉक्टर जगदीश और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा बहुत ज्वलंत है। दोस्तों, दो बातें हैं। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमारा देश जो है, इस देश में इतनी बेरोजगारी या इतनी एजुकेशन को लेके इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों बढ़ रहा है। दूसरी बात, हम ये जानने के लिए सब लोग आतुर हैं कि इतने संसाधन का इतना बड़ा देश होते हुए भी पुअर जीडीपी का देश हमारा भारत कहला रहा है, जबकि यही देश जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है लोग जानते नहीं थे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है वो फाइनेंशियली भी बहुत ही साउंड देश था। तो ऐसा क्या हो गया है कुछ सालों में कि हमारे देश में ये दोनों ही चीजें कमजोर हो रही है। पहली है शिक्षा और दूसरा है अर्थ। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि शिक्षा आखिर हम लेते क्यों हैं। और अगर अर्थ के बारे में हमें जानना है तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम धन कमाते क्यों हैं। मैं दोनों ही बातों को एक एक करके आपको समझाता हूं। शिक्षा एक इंसान इसलिए लेता है कि उसकी रैशनल, क्रिएटिव
और उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, और वो अपने जीवन में जिस प्रकार से उसे हर दिन डिसीजन लेने होते हैं वो ठीक से उन डिसीजंस को ले, और किस तरीके से एक्ट करना है समाज में वो शिक्षा उसे सिखाती है। लेकिन शिक्षा का जो अभी हमारा स्वरूप चला आ रहा है, इस स्वरूप के देखते हुए हर पूरे देश की बात करूं तो 5520 स्कूल्स हमारे देश में हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराती है, और 3 करोड़ से ज्यादा छात्र और छात्राएं पूरे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाए तो दोस्तों सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं देश में जो या तो रोजगार के लायक हैं या अंडर एम्प्लॉयड, जिनको उस रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है। इसका मतलब जो इतनी व्यवस्थाएं और इतने इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं मशरूम की तरह, वो इतने कारगर नहीं है। दूसरा, अर्थ। जीवन में हम अर्थ क्यों कमाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। शिक्षा हम लेते क्यों हैं और कैसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। धन हम कमाते हैं तो धन हम कमाते क्यों है, धन की जरूरत क्या है। देखिए, मैं दोनों चीजों को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देश में इतने बड़े संसाधन होने के बावजूद ये दोनों ही चीजों में हम जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, इस बात को हम इसी बात से समझ जाएंगे कि हम पीछे कहां पड़ रहे हैं। हम पीछे आ रहे हैं दोस्तों कि दोनों चीजें, पहली चीज शिक्षा, पीछे आने का कारण है कि हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं हमें पता नहीं है। 14 साल से 18 साल की उम्र में एक रिपोर्ट ये बताती है देश की, जो नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट बनती है, कि 60% बच्चों का ही इंटरेस्ट पढ़ने में रह पाता है। इसका कारण है कि बच्चा सिर्फ हम बच्चों को टीच करा रहे हैं, बच्चा लर्न कुछ नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए शिक्षा के प्रति, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा है। वैसे ही धन की बात है। अर्थ में सबसे पहले ये जानना जरूरी कि हमें पैसे चाहिए क्यों। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब जब इवेंट या क्राइसिस आएगी तब हमें पैसों की जरूरत होती है। तो ये जो इवेंट और क्राइसिस आएंगे, इनसे हम कैसे निपटेंगे और कैसे जो हमने पूरा कार्य किया 365 दिन, उसमें से जो हमारी सेविंग्स है उनको हम किस प्रकार से वहां प्रयोग करेंगे, ये हर व्यक्ति को पहले जानना चाहिए, फिर शिक्षा और अर्थ के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों को जाने बिना शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को क्लासरूम में रटाया जा रहा है। इसके कारण जैसा एक बच्चा निकलना चाहिए वैसा बच्चा देश से, शिक्षा व्यवस्था से पनप नहीं रहा है। जिस प्रकार के क्रिएटिव बच्चे की डिमांड समाज को है वैसा बच्चा निकल नहीं रहा है। और दूसरी चीज क्या है, अर्थ। जब जब आपको जरूरत है तब जितनी राशि आपको चाहिए उस कार्य को करने के लिए, वो आपको मिल नहीं पा रही है काम करने के बावजूद भी। इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड हैं, वो एक दूसरी समस्या है, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड है, ये भी एक समस्या है। और इसका कारण ये है कि हमारे देश की दो ताकत थी। पहली शिक्षा, उस शिक्षा में जिस तरीके से डेवलपमेंट बच्चे को कराया जाता था, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का समावेश होता था बच्चे के पढ़ाने में, और जो कोर स्किल्स होती थी 8, वो सारी स्किल्स को एक एक करके डेवलप किया जाता था। जबकि आज सिर्फ बच्चों को क्लासरूम में लिटरेसी स्किल से डेवलप किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो अर्थ की बात है, तो हमारे जो कार्य होते हैं, अगर उन कार्यों में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस काम को करें तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े प्रोग्राम को, बड़े से बड़े इवेंट और क्राइसिस को हम चुटकियों में निपटा सकते हैं, ऐसे निपटा सकते हैं। तो ये जो काम है, इन दोनों ही कामों को कैसे हम आसानी के साथ हमारे जीवन में इन दोनों समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं और हमारा देश इन चीजों से बाहर कैसे निकले, इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और देखना है इस वीडियो का अगला पार्ट। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त एक रूपरेखा मिली हम लोगों को कि आज का सेशन
रियली बच्चों के लिए बहुत फेबुलस होने वाला है। तो हम सब लोग जहाँ तक है उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों को हम लोगों ने कॉल कर लिया होगा, और फिर डॉक्टर जगदीश पटेल जी से आगे चलते हैं और उनसे पता करते हैं कि आगे हम लोगों को और क्या मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने सभी साथियों को बताया कि आज हम बच्चों को क्लासरूम में हीरो बन के कैसे जिंदगी को जिए, वो बताने वाले हैं। मतलब कि पढ़ाई का जो स्ट्रेस है या पढ़ाई को जो बर्डन की तरह वो लाइफ में लेते हैं, उससे कैसे बाहर निकल सकता है कोई भी स्टूडेंट। और इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी, वो भी अपनी प्रक्रिया जो है पढ़ने की या उनका जो रिदम है पढ़ने का, उसको 360 डिग्री से बदल सकते हैं। और इसके ऊपर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पेरेंट्स को एक महत्वपूर्ण रोल में आना होगा, क्योंकि अगर आप ग्रेट पेरेंट बनना चाहते हैं बच्चे के, हो सकता है कि आपके पापा भी आपके ग्रेट पेरेंट बनना चाह रहे थे, बट वो उतने अच्छे ग्रेट पेरेंट नहीं बन सके क्योंकि उनको किसी ने ये टेक्निक नहीं सिखाई। अगर उनको सिखाते तो वो हमें सिखा देते और हम 50 ईयर 40 ईयर कंट्री को और आगे लेके चले जाते। तो ये जो अभाव रहा, ये अब जो आने वाली पीढ़ी है एटलीस्ट उसको ना रहे, और कम से कम हेल्प इंडिया के बच्चों को ना रहे। हेल्प इंडिया परिवार की जितनी भी फैमिली जुड़ी हुई हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, बच्चे माताएं बहनें जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूं हर माँ कोच बने, एक अनडिमांडिंग टीचर ना बने, एक डिमांडेबल कोच बने। और वो डिमांडेबल कोच बनाने के लिए उन्हें जो इनपुट चाहिए वो परिवार उनके लिए रेडी करके उनको दे। एक अच्छा पेरेंट आप कैसे बन सकते हैं अपने बच्चे के लिए? सबसे पहला वरदान तो यही है, आप उसे ये बता दें कि बेटा क्लासरूम में सर उठा के सीना तान के पढ़ाई कैसे की जाती है, और टीचर भी बोले सैल्यूट है आपके बच्चे को यार, वो क्लासरूम का हीरो है। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं या कितने पेरेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपका बच्चा एक हीरो वाली जिंदगी क्लासरूम में जिए, एक ड्रीम लाइफ जो वो चाहता है एजुकेशन में, वो वाली लाइफ वो जिए? कितने पेरेंट चाहते हैं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में डाल के बताइए कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसी लाइफ चाहते हैं। या अगर बच्चा पास में बैठा है तो मैं चाहता हूं वो खुद ही लिखे कि यस आई वांट। क्योंकि हेल्प इंडिया परिवार का बच्चा अगर मुझे पड़ेगा। और आज का सेशन में जितने कम कमेंट मैं इस सेशन में नहीं बता के अगले सेशन में बताऊंगा, उतनी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। और आप चाहते हैं कि आज ही बता दूं, तो फटाफट कमेंट आने चाहिए, यस आई वांट। क्लासरूम में आपका बच्चा कैसे हीरो की जिंदगी जी सकता है, कितने लोग चाहते हैं? पंकज जी, चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं सभी दोस्तों के? जबरदस्त आ रहे हैं सर, जबरदस्त। स्पीड ठीक है ना? परफेक्ट। बच्चे को हीरो बनाने में आपका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका बेटा हीरो बने क्लासरूम में, तो आपको पहले सुपर पापा बनना पड़ेगा, आपकी वाइफ को सुपर मम्मा बनना पड़ेगा। और आप सुपर पापा और सुपर मम्मा बने, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। और उन बातों को मैं एक एक करके आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको मार्मिक स्टोरी, मतलब एक ऐसा सच जो देश में चल रहा है, हम लोग उस जीवन को जी रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरे भारत देश की मैं बात करूं तो भारत देश में 3 लाख स्कूल्स में डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ाई होती है। 5520 स्कूल में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्कूल्स की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ बच्चे, उनके मम्मी पापा अपनी कमाई से ज्यादा मेरा बेटा कैसे भी करके ऐसी प्रोफेशनल स्टडीज करे और कैसे भी करके उसकी नौकरी लग जाए ताकि वो जीवन में सेटल हो जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं। और इतना इतने सब उपक्रम
और इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी अगर हम एजुकेशन में हमारे देश को दो मापदंड से देखना पड़ेगा कि एक तो कमी कहाँ रह रही है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कमी रह रही है? निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से ये कमी रह रही है कि भारत देश में प्रति बच्चे पे जो खर्च है वो यूएस की तुलना में कितना है, इसको समझिए पहले तो। यूएस में एक बच्चे पे गवर्नमेंट करीब 7 लाख रुपए खर्च करती है, सालाना बता रहा हूं, एक बच्चे पे सालाना, वो हमारे देश का एसेट बने। और हमारे देश में आप अगर इसका फिगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या, लेकिन यहाँ पे कई दोस्तों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये तो आपने कंपैरिजन एक डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा कर दिया, जबकि हमारा देश तो डेवलपिंग देश है, पुअर देश है। हमारे देश में इतना धन नहीं है जितना अमेरिका में है, इतना संपन्न नहीं है। तो चलिए इसका कंपैरिजन हम गरीब देश से कर लेते हैं, जिम्बाब्वे से तो कर सकता हूँ। आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे, आप देखेंगे जिम्बाब्वे जैसी कंट्री, बांग्लादेश जैसी कंट्री, वो वहां पे भी हमारे से ज्यादा पर बच्चे पे एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन में। तो पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे को जो चीज या जैसे शिक्षा जानी चाहिए वो अभाव में है। और दूसरा, हमारा जो शिक्षा का पैटर्न है, 1966 में एक कमेटी बनाई गई शिक्षा को लेकर, और उस कमेटी को एक काम दिया गया कि शिक्षा में कुछ सुधार करना है। उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे 1966 में। आपको एक बात बताऊं, इस 2020 की जो नई एजुकेशन की पॉलिसी आई है, वहां पर भी जो सुधार उन्होंने लिखे थे, इन्होंने भी वही लिखे हैं कि आने वाले दिनों में हम करेंगे। मतलब अभी तक वो सुधार वेटिंग में। तो जिस कंट्री में 1966 से लेके 2020 तक सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि ये सुधार करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करेंगे, अभी कर नहीं पाए। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उसकी जीडीपी में 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। तब उस देश के जो होनहार बच्चे हैं, मैं दो लोगों को मानूंगा, एक तो बच्चों को और एक यूथ को, वही देश का भविष्य होते हैं। तो ये जो वो हमारा भविष्य है, इस पे एक इन्वेस्टमेंट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से भी आता है। लेकिन आज पूरे पैनल के साथियों को ये मेरे को बताते हुए अजीब लग रहा है कि हमारा देश ये काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेके अभी भी कोई सीरियसनेस नहीं है, और ना प्रति बच्चे पे जो गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए वो होता है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, उस बात को समझते हैं। मशरूम की तरह या कुकुर मुत्ते की तरह गली गली में इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, जो आपके बच्चे को एमबीए करवा देंगे, जो आपके बच्चे को डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज का डिग्री दे देंगे। और इस डिग्री के खेल में हो ये रहा है कि बच्चा जैसे ही 14 साल का होता है, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि 60% बच्चों का पढ़ाई से मन कमजोर हो जाता है, भटक जाता है। और 14 से 18 साल के 60% बच्चे पढ़ाई, जब उनकी उम्र है, उनको पढ़ना है, तब वो पढ़ाई से दूसरे कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा परिणाम है कि उनको इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ दिखता नहीं है। बच्चा 14 से 18 साल में समझने लगता है कि जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ इतने साल से, अगर ये कंटिन्यू किया तो मेरा तो बेड़ा गर्क है। तो वो खुद ही अपना इंटरेस्ट कम कर लेता है, और जब बच्चे का इंटरेस्ट ही कम हो गया तो वो कैसे देश का एसेट बनेगा? करना है वो काम ठीक से फिर हुआ भी नहीं। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्लासरूम। क्लासरूम की हालत ये है कि वहां पे जो मुख्य शिक्षा है, जिसको प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, उसकी सबसे बुरी स्थिति है हमारे देश में। ना तो उसका कोई प्री प्राइमरी का बोर्ड है, ना कोई उसकी गवर्निंग सिस्टम है। और विश्व के किसी भी कंट्री में जाके आप किसी भी एजुकेशनिस्ट को पूछ लीजिए,
कि मुख्य शिक्षा किस उम्र में होती है, तो वो बताएगा आपके 2.5-3 साल से लेके 8 साल की उम्र तक आपके बच्चे की मुख्य शिक्षा होती है, जो पूरे जीवन में फाउंडेशन का काम करती है। और उस शिक्षा को लेके हम सबसे कमजोर हैं। वर्ल्ड में हम बहुत पिछड़े देशों से भी पिछड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, जहां हथौड़ा चलना चाहिए वहां हथौड़ा लगता नहीं, और वहां हथौड़ा नहीं लगने की वजह से क्लासरूम में भी सपने दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये प्राइमरी प्री प्राइमरी में हमारे बच्चों का जो फाउंडेशन, जहां उनको नई नई चीजें हमें लर्न करानी होती है, हम उनको लर्न नहीं करा के वहां पे चीजों को रटाने की कोशिश करते हैं। और रटाने के चक्कर में बच्चा टीच तो करता है, लर्न नहीं करता है कुछ भी। और टीचिंग और लर्निंग में क्या फर्क है, इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझिए। एक 90 साल के आदमी को भी मैं उठाऊं और बोलूं 2+2 कितना होता है, 2+2 कितना होता है, तो 90 साल का आदमी भी बोलेगा 4। मैं उसको बोलूं 3.5 होता है, नहीं मानेगा। मैं उसको बोलूं 5 होता है, वो लड़ लेगा, बोला कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, 2+2 4 होता है। मानेगा ही नहीं, वो इससे कम में राजी होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसको क्लासरूम में लर्न करवा दिया गया है। 2+2 4 ही होते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हम इसी क्लासरूम में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो क्या, कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे देश का कानून क्या है, हमारे देश का सिस्टम क्या है, हमारे देश का फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसी क्या है, हमारे देश में क्लीनिंग और हाइजीनिक को लेके हमें कैसे रहना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने भी गांधी जी के स्वच्छता के जो नियम पढ़े हैं, वो बच्चा पढ़ने के बाद क्या अपनी जिंदगी में उसको ये पता होता है कि ये जो नियम उसने पढ़े हैं, वो वहां को उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये नियम उसने सिर्फ टीच किए हैं, टीचिंग हुआ है, लर्निंग नहीं हुआ है। उसको प्रैक्टिकली ये समझाया ही नहीं गया है कि भैया सब गंदे क्लासरूम में गंदी बेंचेस के ऊपर बच्चे बैठे होते हैं और उनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, उनको संविधान के बारे में बातें बताई जाती है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जाता है, उसको सिर्फ रटाया जाता है। और रटाने की वजह से वो बच्चा क्या करता है, लर्न नहीं करता है, टीच करता है। और उस टीचिंग में वो जीवन में उसको प्रायोगिक कभी बना ही नहीं पाता अपने जीवन में। और जब जब चीजें प्रायोगिक नहीं बनेगी, बच्चा सिर्फ रटेगा और करेगा, लेकिन उसकी रैशनल थिंकिंग, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, उसकी लॉजिकल थिंकिंग और उसकी रिवर्स थिंकिंग, ये सारी की सारी इफेक्ट कर जाएगी। और ये इफेक्ट करने का नतीजा ये है, इंटरनेशनल एसोचैम की रिपोर्ट उठा के देखो दोस्तों, वो बोलते हैं कि भारत में इतना स्किल डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी हालत ये है कि 17% लोग ही रोजगार के लायक हैं। उनको रोजगार के लायक माना है, लेकिन वो 17% जो भी नौकरी के लायक हैं, वो भी अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब उनको 50,000 रुपए कमाने चाहिए, तो आज वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है, क्लासरूम में बचपन में ही उसको एक नए पैटर्न में घुसा दिया था, रटाने वाले पैटर्न में, डिग्री वाले पैटर्न में वो घुस गया था। और अब निकलना उसके लिए बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट बन गया है। और हर और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो क्या करता है, भारत का जो सोशल सिस्टम है उसका शिकार हो जाता है। सोशल सिस्टम का शिकार कैसे होता है, 18 साल तक उसका धीरे धीरे 14 से 18 साल में उसका इंटरेस्ट कम हुआ, उसके बाद उसने जैसे जैसे आपने फोर्स किया, तो जो बच्चे में जो बहुत गुण है और वो बहुत क्वालिटी का एजुकेशनिस्ट बन सकता है देश के लिए, लेकिन वो कभी भी एजुकेशनिस्ट बनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां एक प्रोफेसर की सैलरी 16 से 17 लाख रुपए हैं, वही पीएचडी किया हुआ बंदा इंडिया में 25 से 26,000 रुपए में पढ़ता है। तो आप डिफरेंस समझ लो, वो वहां पे
निखारने वाले लोगों को, क्वालिटी के लोगों को इतने हाई पैकेजेस में रखते हैं। तो अगर कोई अच्छा निकल भी गया और उसने अच्छी पढ़ाई कर भी ली, बहुत बंदे में गुण है, तो वो क्या करेगा? बाद में धीरे-धीरे जब वो 22, 23, 24 साल का होगा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसको दिखने लगेगा। वो कुछ काम धंधा की तलाश करना लगेगा कि ऐसे बैठे-बैठे तो पार पड़ेगी नहीं, और वो कॉर्पोरेट कल्चर का शिकार हो जाता है। और उसको लगता है कि मैं कॉर्पोरेट कल्चर में 5 साल वो बिताता है तो उसको वहीं पे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक मिलना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति में बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी वो देश में नए हीरो को तराशने का काम नहीं करता। इसलिए हमारे फैकल्टी को हम हमारा बच्चा जो हमारा डायमंड है, वो उसको हैंडओवर कर देते हैं। हमारा बच्चा जो हीरा है, उसको हम उस फैकल्टी के हवाले कर देते हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, और हमारा बच्चे का भी ख्याल फिर वही रखते हैं। उसका फाउंडेशन और प्राइमरी एजुकेशन का कमान हम ऐसे टीचर्स के हाथ में दे देते हैं। टॉप जब एम्प्लॉयमेंट की बात आई और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अच्छी कंपनियों ने जब टैलेंट सर्च करना शुरू किया, तो पहली बार एक ऐसा नया आयाम मिला कि यार हमें डिग्री नहीं चाहिए। और फोर्ब्स 500 में से टॉप 50 कंपनीज ने ये माना कि उनके लिए डिग्री सेकेंडरी है, उनको टैलेंट चाहिए। रियल टैलेंट जिसमें है वो बंदा उनके काम का है। ये पहली बार एक नवाचार हुआ, और 2005 के बाद में इस चीज में ज्यादा तेजी आई टैलेंट सर्च करने को लेके। लेकिन अभी भी कॉर्पोरेट्स ने एक बेसिक जो डिग्री बना ली है कि कॉर्पोरेट में काम करना है तो एमबीए करना है, तो वो मैनेजमेंट जो करना है, इस मैनेजमेंट में भी फर्क है। देखिए, इन लोगों ने एक चीज और मानी कि हमें एमबीए तो चाहिए, जो बेंचमार्क है हमारे को एक मैनेजर के अंदर, लेकिन वो हमें कुकुर मुत्ते वाली फैक्ट्री वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए टॉप इंस्टीट्यूशन का। अगर आईआईएम से बंदा एमबीए किया हुआ है तो वाकई उसने एमबीए किया है, उसकी डिग्री काम की है हमारे। लेकिन अगर उसने कोई अन्य इंस्टीट्यूट से किया है तो वो डिग्री सिर्फ कागज है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। और हमारे 10, 12, 15 लाख रुपए एज ए पेरेंट वहीं पे डल जाते हैं। हम हमारे बच्चे के ऊपर लगा देते हैं 12 लाख रुपए, और मैं आपको बता दूं देश हालत बहुत खराब है। रीपेमेंट होगा कहां से? 15 लाख का लोन लिया, 15,000 सैलरी नहीं है, तो उसका इंस्टॉलमेंट चुकेगा कैसे? 172 टाइम सर्वे ये बताते हैं कि बैड डेब्ट्स का जो मैटर है वो एजुकेशन लोन्स में सबसे ज्यादा है इंडिया में। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी एजुकेशन पे लोन देने से मन हट गया है कि कोई फायदा नहीं है देने से। और इन सभी आंकड़ों की वजह से हो क्या रहा है, बचपन से ही बच्चा एक नई दिशा में चला जाता है। और नई दिशा क्या होती है कि उसे एक्चुअल में लर्न करना है, और वो टीचिंग का शिकार हो जाता है। टीचिंग का और लर्निंग का जो फर्क है, वो एक टीचर और पेरेंट, जितने भी आज पैनल में बैठे हैं, आप चाहे पेरेंट हैं चाहे टीचर हैं, आपको मैं आज 5-6 बातें बताने वाला हूँ। वो पहले आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, फिर हम बच्चे के ऊपर आएंगे, और बच्चे को भी मैं एक एक करके आज बताने वाला हूँ कि बेटा आपको हीरो की जिंदगी कैसे जी सकते हैं आप क्लासरूम में। सबसे पहले एज ए टीचर या एज ए पेरेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सबसे बिगेस्ट ड्यूटी एज ए पेरेंट अगर कुछ है तो वो है कि बच्चा अपने जीवन में आसपास के वातावरण से जहां पर भी टीच कर रहा है, आप उसे लर्निंग में कन्वर्ट करिए। और इस यात्रा में वो बहुत सारे लिमिटेड बिलीफ क्रिएट कर लेता है। वो लिमिटेड बिलीफ आप हैं, और उसके बाद आपके बच्चे के भी वो लिमिटेड बिलीफ ब्रेक करने। ये प्राइम ड्यूटी है आपकी 21वीं सदी में, अगर आप सुपर पेरेंट बनना चाहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हैप्पी पेरेंट्स या टीचर की जो हैबिट होती है, वो हैबिट आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर अपने को लेके काम करना है, ताकि
बच्चे की जितनी भी थॉट्स है और एक्शन जितने भी हैं, वो ऑटोमेटिकली ही वो चाहे आप जैसा चाहते हैं वो उसी दिशा में मुड़ जाए। और ये तभी संभव है जब आप इन चीजों को जो मैंने बताई, एक तो लिमिटेड बिलीफ को क्रैक करने का मेथड, ये आपको कंफर्म रूप से इसको समझना पड़ेगा। और लर्निंग के बारे में थोड़ी मैं आज बातें करूं, लेकिन मैं ज्यादा लर्निंग के बारे में बात करूंगा तो आप लोग अगर उसमें सहमत है तो मैं करूं, नहीं तो मैं सीधा क्लासरूम में बच्चे के टॉपिक को लेके चलूं। और आप चाहते हैं नहीं सर आज आप खुल के थोड़ा बात करिए, तो मैं आप एज ए पेरेंट और एज ए टीचर आप कैसे अपने बच्चे को रखें वो भी मैं आपसे बात करूं। आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपके दिमाग जैसे आपका दोस्त है, मैं भी आपका दोस्त हूं। आपकी इच्छा है तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं सीधा पॉइंट पे आके बात करूंगा। कितने दोस्त चाहते हैं कि मैं बताऊं कि एक हैप्पी पेरेंट कैसे बन सकते हैं और हैप्पी पेरेंट के क्या कैरेक्टर हैं? सुनना चाह रहे हैं सभी दोस्त? फटाफट आना चाहिए मैसेज, नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि उबासी आ रही है दोस्तों। यस यस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिमिटेड बिलीफ क्रैक करने की, तो लिमिटेड बिलीफ क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट देना होता है। और वो प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं बच्चे को मिले तो उसके 6 गुण होते हैं, उसके 6 कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होता है कि लर्निंग रिक्वायर टाइम, एनर्जी एंड मोटिवेशन। लर्निंग एनर्जी भी चाहिए, मतलब रिसोर्स होने चाहिए बच्चे के पास, एंड थर्ड इज मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं इंटरेस्ट के साथ उस काम को नहीं करूंगा। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि द माइंड वॉन्डर्स, दिमाग भटकने वाली मशीन है, उससे उसको फोकस करके उसके टास्क पे लगाना है। एक साधना की तरह अध्ययन को वो करे, ना कि टाइम पास की तरह। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इज मोर इफेक्टिव देन हाई इंटेंसिटी सिंगुलर इवेंट। अगर कोई चीज को बच्चे को बेहतर तरीके से सिखानी है तो उसको देनी है, ना कि एक ही बार में बिठा के बेटा आज 4 घंटे पढ़ ले और फिर 3 दिन मत पढ़, सब बेकार हो जाएगा। एवरी डे एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस उसको लर्निंग करवानी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रायर नॉलेज। जितना भी प्रायर नॉलेज आपके बच्चे के पास है, उस पावर को कभी भी बेकार या छोटा नहीं समझना है, उसी से आगे की मेमोरी क्रिएट करवानी है। इस मेथड को समझ के बच्चे को आपको लर्निंग करवाना है, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप पेरेंट हैं। एक चीज हमें और समझनी है 21वीं सदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, द माइंड लव्स मल्टीमीडिया। ये जो हमारा दिमाग है ये मल्टीमीडिया को प्यार करता है, पसंद करता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और हर मम्मी पापा को ये बात समझ में आ गई होगी, हर टीचर को भी अब आ गई होगी जो बोलते थे मोबाइल को दूर रखो। आज वो स्कूलें चली मोबाइल के भरोसे रही है। अगर ये मोबाइल नहीं होता बेचारा तो आज सारे इंस्टीट्यूशंस को बंद होना पड़ता। तो मोबाइल की क्या महिमा है वो तो सबको समझ में आ गई होगी। तो ये मल्टीमीडिया को हमारा दिमाग प्यार भी करता है, तो ये भी एक लर्निंग इन्वायरमेंट में इस चीज को भी इनबिल्ट करना है। एंड द माइंड हैज टू बी एक्टिव। जब भी बच्चा कोई चीज को लर्न करे तो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे। ये चीजें और ऐसा इन्वायरमेंट एज ए पेरेंट, एज ए टीचर आपको बच्चे को देना है। तब आप उसे नॉर्मल इन्वायरमेंट की जगह आपने एक नई चीज दे दी। मैं साइंटिफिक टर्म में समझाता हूं, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड लर्निंग सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम और एक्सीलरेटेड लर्निंग सिस्टम में ये फर्क होता है, इसमें बच्चे का लर्निंग पावर बढ़ जाता है, वो रटता नहीं है, सीखता है। और जो चीज वो सीख गया 90 साल की उम्र में भी उसको बोलेंगे बेटा 2+2 कितने, वो बोलेगा 4, 3.5 में समझौता नहीं करेगा। तो अपने को भी अपने बच्चे को पूरा 2+2 4 वाला ही पैटर्न से उसको 100% देना है। अब आप चाहते हैं कि आप हैप्पी हैबिट मिले, आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है, आप चाहते हैं कि आप हैप्पी पेरेंट्स रहें, तो मैं आज आपके लिए भी कुछ 5-7 बातें बताना आपको चाहूंगा, जिनको अगर आप डाल लेंगे तो आप हमेशा हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते बच्चों को डील करेंगे। बच्चों को भी मजा आएगा आपके साथ रहने में। खड़ूस पापा, खड़ूस मम्मी, बेकार पापा,
और ये दुश्मन है मेरा बाप, ये बच्चा कभी नहीं बोलेगा जीवन में। पहला काम आपको करना है एज ए हैप्पी पेरेंट बनने के लिए, एक्सेप्ट द क्रेजी साइड ऑफ लाइफ। और क्रेजी साइड क्या होती है जिंदगी की? 4G डेटा 90% कहां यूज हो रहा है, दैट इज अ क्रेजी साइड ऑफ द लाइफ। आपको समझना पड़ेगा कि आपको बच्चा बना दे, 4G का मोबाइल हाथ में दे दे, आप क्या करोगे 90% डेटा का? कहां डालोगे उसको? ये बात अपने को समझनी भी है और है, और बच्चे को यही बात बच्चा अगर कर रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये क्रेजी साइड है जिंदगी की। कट द स्ट्रेस। दूसरा काम करना है, किसी भी कार्य में लर्निंग के टाइम बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है। एक बात बच्चे को हमेशा सिखा के रखनी है कि बेटा लिव इन द नाउ। जिधर भी आप जो भी कर रहे हो वर्तमान में करो। एज ए पेरेंट आपको भी वर्तमान में जीना है। आपके पापा ने आपके साथ क्या किया, या आप नदी पार करके तैर के 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल गए थे, आपके बच्चे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत अच्छी रोटियां बनाई अपनी मम्मी के कहने से किचन में, आपकी बेटी को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने 30 साल पहले बनाई थी। तो आपको वर्तमान में जीना है अगर हैप्पी पेरेंट बनना है। आपको स्ट्रेस कट करके रखना है। स्ट्रेस का एक तार होता है दिमाग में, उसको कट करके रखना है, तब हैप्पी पेरेंट बनोगे आप। और बच्चे का जो क्रेजी साइड है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर देखो कमाल। 2-3 बातें और है। अगर आप हैप्पी पेरेंटिंग या हैप्पी हैबिट चाहते हो, एंजॉय व्हाट यू मेड। एक बात आप समझ लो, आपके बच्चे ने जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, उसमें एंजॉय करना उसको सिखाओ। डिजाइन या ड्राइंग खराब भी बन गई है तो उसको उसमें भी बताओ कि इसमें भी क्या क्या खास बना दिया जो नॉर्मल पेंटिंग्स में नहीं होता, तूने बना दिया, आज कमाल कर दिया। चाहे उसने हाथी बनाना था और गधा बना दिया, उसको बोलो हाथी बनाते बनाते गधा बनाना भी एक आर्ट है। डू समथिंग टुगेदर, उसके साथ पार्टिसिपेशन करो, उसके साथ मिलके कुछ करने की कोशिश करो। हैप्पी पेरेंटिंग का सबसे बड़ा हैबिट है। एंड रैलिश बीइंग ए पेरेंट। अपनी कोई भी इच्छा बच्चे पे मत थोपिए। वो बच्चा है, उसको उसकी जिंदगी जीनी है, वो अपनी डेस्टिनी लेके आया है। आप एज ए पेरेंट आप ये समझ लो कि ईश्वर ने आपको एक काम दिया है कि इसको आपको ग्रो करना है, और आपको बड़ा ही नर्चरिंग स्टाइल में उसको ग्रो करना है। उसका भविष्य क्या होगा उसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये हैप्पी पेरेंटिंग का महत्वपूर्ण और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम ये बात करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर आपको एज ए मम्मी पापा डाल लेना है। जितना आप इन चीजों से कनेक्ट हो जाएंगे, उतने जबरदस्त सुपर पापा और सुपर मम्मी आप बन जाएंगे। अभी आज जो हम बात करने वाले थे, वो बातें आपको सुपर पापा सुपर मम्मी बनाने की नहीं, या देश की जो अभी एजुकेशन की स्थिति चल रही है उसको लेके बात करने के लिए हम नहीं आए थे। ये इतनी सारी बातें तो मेरे को करनी पड़ी, वो इसलिए करनी पड़ी कि कोई भी कहानी को समझाने के लिए उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। तो ये बैकग्राउंड था। और अब एज ए हीरो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लासरूम में हीरो की तरह परफॉर्म करे, तो हम अब वो बातें करेंगे कि कैसे आपका बेटा हीरो की तरह परफॉर्म करे, आपकी बेटी क्लासरूम में सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करे। क्या आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए? कितने दोस्त मेरे पैनल में हैं जो चाहते हैं कि आज मैं बताऊं कि फटाफट फटाफट मुझे टाइप करें कि सर यस। क्या बात, क्या बात। सब लोग तैयार हैं एकदम। बच्चे को आप चाहते हैं कि सुपर हीरो बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आज आपको 5 बातें बताने वाला हूं। कितनी? 5। और इन 5 ही बातों में इट इज क्लियर
बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आपका बच्चा नॉर्मल स्टूडेंट से हीरो बन जाएगा क्लासरूम में। पहला काम है टास्क मैनेजमेंट। स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उसको एक हैबिट डलवाइए कि बेटा आज सुबह जब आप उठे हो, उठने के बाद आज के टास्क को लेके आपको एक टास्क टेबल बनानी है। इस टेबल में आज आप 15 मिनट साइंस पढ़ोगे तो 15 मिनट ही लिख दो, जरूरी नहीं 1.5 घंटा लिखो। और 30 मिनट आप मैथ्स पढ़ने वाले हो तो 30 मिनट ही लिखो, और मैथ्स में आज क्या पढ़ने वाले हो या क्या आपको आज करना है वो लिख लो। और वो आपका टास्क है आज, और वो टास्क आज के दिन में ही आपको पूरा करना है, उसका टाइम डालना। और आज के दिन में आपने चाहे 45 मिनट का टास्क मैनेजमेंट बनाया है या 3 घंटे का, या आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 घंटे का बनाया है। टास्क मैनेजमेंट एवरी डे उठने के बाद जरूरी है, जो आज कोई भी बच्चे के पास नहीं है। इसी वजह से वो क्लासरूम में हीरो की तरह परफॉर्म नहीं करता है, जीरो की तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको आज करना क्या है, किस चीज को कितना लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, कौन, बस कुछ हो रहा है तो हो रहा है, क्लास चल रही है तो चल रही है, जूम के सामने आके बैठना है तो बैठना है, टीचर बोल रही है कि तेरा कैमरा बंद क्यों है तो ओपन कर लेना है। बस 9 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे उनकी जो भाषणबाजी है उसको सुनना है। तो ये टास्क मैनेजमेंट का अभाव है हमारे बच्चों में। बच्चे को हीरो बनाने का पहला कदम टास्क मैनेजमेंट। उसे सिखाओ कि आज का दिन उठने के बाद टास्क मैनेजमेंट की तरह आपको करना है। आज मुझे 4 टास्क करके आना है, लौटना है। जैसे मंगल पे अगर कोई नासा का व्यक्ति जाता है तो उसे पहले ही टास्क दे दिया जाता है, वहां जाके बातें नहीं करनी है, वहां जाके फिल्म नहीं देखनी है, वहां जाके आपको खट खट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये करने हैं एंड देन बैक। वो वहां जाता है, वही टास्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है एंड देन बैक, तब मिशन सफल होता है। हमारी जिंदगी के एजुकेशन मिशन को सफल बनाने के लिए भी आपको टास्क मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। एवरी डे टास्क मैनेजमेंट उसे सिखाइए। देन सेकंड हैबिट एंड सेकंड थिंग जो उसकी जिंदगी में हमें डालनी है एज ए पेरेंट, और उसको भी सिखाना, बेटा इसका लाभ क्या है, हीरो बनना है ना क्लासरूम में। वो बोलेगा यस पापा, मेरी ये 5 बात मान ले, हीरो बन जाएगा। पहली बात मैंने आपको बता दी है। सेकंड टॉक पे चलते हैं। दैट्स द अभी शर्मिला मैडम ने साइंस पढ़ाई या विमला मैडम ने उसके बाद में हिंदी पढ़ाई और रमेश सर ने मैथ्स पढ़ाई। क्लास हुई, उसके बाद क्लास में बच्चे को क्लास होने के बाद उस क्लास का शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट का मतलब होता है अपनी भाषा में उस बात को लिख लेना कि यार ये जो अभी अभी पढ़ाया ना सर ने, मैडम ने ये बताया था, मेरे को ये समझ में आया और मैं इसको ऐसे इजीली समझ सकता हूँ। वो 4 बिंदु या 5 बिंदु या 8 बिंदु आज के इस लेसन से मेरे को जो समझ में आया वो लिखना है, मेरी ही भाषा में, मेरे ही तरीके में, मेरे ही कलर के पेन से, मेरी स्टाइल में, ताकि मैं 8 महीने बाद भी उस पन्ने को जैसे ही खोलूं, खटखट खटखट ब्रेन में पूरी फिल्म चलेगी और मेरे को पूरा का पूरा जो काम उस दिन हुआ था 8 महीने पहले क्लासरूम में या उस लेसन प्लान में, वो मुझे पिक्चर की तरह सामने खुल के आ जाए। ये दिमाग का कमाल है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। कोई भी बच्चा आज शॉर्ट नोट की प्रैक्टिस में नहीं है, अपने शब्दों में क्लासरूम होने के बाद में उसको लिखता नहीं है, इसी वजह से वो सफर कर रहा है, हीरो नहीं जीरो वाली जिंदगी जी रहा है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हीरो बने, तीसरा लेसन हर बच्चे को, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात को, सारे मम्मी पापा को फोकस करना है। ये तीसरी बात उसको दिमाग में, गले में और पेट में भी उतार देनी है उसके। थर्ड थिंग इज स्टॉप रैंडम गेमिंग। स्टॉप रैंडम गेमिंग का मतलब क्या है? आपके बच्चे को आपने आईटी मतलब टेक्नोलॉजी का जो गिफ्ट दिया है वो उसके लिए कंफ्यूजन बन गया है। मैंने आपको ये बोला, हाँ ये बात मेरे को एक दिन फील्ड में डिस्कस करते करते हेल्प इंडिया में भी समझ में आई कि सर आपने इतने सारे पैनल और इतनी सारी सुविधाएं दे दी है कि कंफ्यूज हो गए हैं।
यस, कंफ्यूजन का कारण क्या है? रैंडम गेमिंग। रैंडम गेमिंग का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं आपको एक डिवाइस लाके दे दूं जो कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है और मैं आपको उसको चलाना नहीं सिखाऊं, तो क्या होगा? कंफ्यूजन। मतलब अमृत भी जहर बनेगा आपके लिए। और अमृत का प्रयोग तो आप उस डिवाइस से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन जहर आपको जरूर मिल जाएगा। हमारे बच्चों को भी 4G मोबाइल डेटा के साथ दिन का 1.5 GB मिल गया है और वो 90% उसे किल कर रहा है, क्योंकि उसे उसका यूज करना नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी के कंफ्यूजन में, जाल में फंस गया है। 90% डेटा गलत जगह पे यूज हो रहा है और वो हो रहा है रैंडम गेमिंग के ऊपर। ये खेल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, जो उसे एक्चुअल करना होता है वो करता ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी से। दैट्स द थर्ड मिस्टेक। अगर ये 3 चीजें वो ठीक करे तो हीरो की तरह परफॉर्म कर सकता है क्लासरूम। देन द फोर्थ वन इज पार्टिसिपेशन इन एवरी कंपटीशन। इस देश दुनिया, स्कूल, कॉलेज, टूर्नामेंट, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जितने भी कंपटीशन होते हैं, बच्चे को एक बात बोल दो, बेटा सब में भाग लेना है। हर कंपटीशन में जैसे जैसे वो पार्टिसिपेट करेगा, हो सकता है कहीं पे उससे कुछ नहीं हो, लेकिन सीखेगा बहुत। ये है लर्निंग का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको कोई गेम नहीं आता ना, आप बस खेलो उसको। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता ना, बस उसके साथ लगे रहो, सीख जाओगे। ये एक प्रक्रिया है इंसान की, और ये पावर दिया है ईश्वर ने कि जैसे ही आप पार्टिसिपेट करवाइए बच्चे को। किस में? कॉम्पिटिशन्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर कॉम्पिटिशन में उसको भाग लेना है, ये बोली दो। बचना नहीं चाहिए एक भी चीज। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, 2 चीजों का सूट पहनना है शक्तिमान वाला। एक सॉफ्ट स्किल का सूट और एक हार्ड स्किल का सूट। शक्तिमान पहनता है ना, ताकि शक्तियां जो है, बुरी शक्तियां, उससे वो बच सके। आपका बच्चा भी 21वीं सदी की बुरी चीजों से कैसे बच सकता है, या वो कैसे पार पा सकता है इस दुनिया को, उसके लिए मैं आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का जो गेम है, सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा बता दूं। भारत में पहले स्किल सेट का बता देता हूं। स्किल सेट की एक स्केल होती है 1 to 10। भारत उस स्किल सेट की स्केल में 1.5 नंबर मिलते हैं। 1.5। साउथ कोरिया 9.8 उस स्केल में। अब आप सोचिए, कहां 9.8, कहां 1.4। मतलब स्किल सेट हमारे देश का बहुत डेप्रिशिएट है। अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको कुकिंग करवाना सिखाता हूं, आपको कैसा लगेगा? बोले है, इसका क्या सीखना है, इसमें क्या? आपको एक बात बताऊं, कुकिंग क्लासेस करा करा के कई लोगों ने यूट्यूब में धमाल मचा रखा है। आपका जो पैकेज है उससे 50 गुना पैकेज मंथली वो कमाते हैं, और किचन में जाके सिर्फ ये सिखाते हैं कि सब्जी को कैसे उबालना है, तेल कितना डालना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्किल सेट को हम कमजोर मानते हैं, जबकि स्किल सेट ही सबसे पावरफुल होता है। और स्किल सेट को बनाने के लिए 2 चीजें होती है। पहली चीज, सॉफ्ट स्किल का सूट पहनना है, और दूसरा हार्ड स्किल का सूट पहनना है। अब इस सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के सूट में क्या क्या चीजें आती है, उसको थोड़ा समझ लो। एक एक करके मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल में आती है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कन्विंसिंग स्किल आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है। देन लीडरशिप स्किल, टीम स्पिरिट, टीम में काम करना, और टाइम मैनेजमेंट। ये 4-5 एस्पेक्ट ही हैं जो बच्चे को आपको सॉफ्ट स्किल में उसके डेवलप करने हैं। और जैसे आप सॉफ्ट स्किल का सूट पहनाते हैं, उसे एक सूट और पहनाइए, हार्ड स्किल। हम मानते हैं कि सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉफ्ट स्किल के साथ हार्ड स्किल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बचपन से उसको सिखाइए फॉरेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कैसे डेवलप करें,
कंप्यूटर हैंडलिंग स्किल्स, आईटी स्किल्स उसकी मजबूत होनी चाहिए अगर वो 21st सेंचुरी में अपने आप को हीरो की तरह देखना चाह रहा है। देन डिग्री और सर्टिफिकेशन, एक सुंदर सुंदर ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों को सीखने की डिग्रियां उसके पास होनी चाहिए। एंड द कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये बातें उसको आप हार्ड स्किल में बेसिक दवाई की तरह उसको देनी जरूरी है। ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का सूट अगर वो पहन के किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाएगा, हिम्मत नहीं है किसी की कि उसको फेल कर दे, आपके बच्चे का सिलेक्शन ना हो, उसको कोई नौकरी मना कर दे। तो ये 5 बातें जो आज पावरफुल मैंने आपको बताई है, आप बच्चे को ये दिल दे दीजिए और हर बच्चा अगर इस बात को समझ ले, ग्रहण कर ले, क्लासरूम का हीरो बन जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली क्लासरूम के हीरो के ऊपर ही था। 5 पावरफुल चीजें मैंने बताई है, पांचों को उसको सेट कर लेना है दिमाग में। इसके साथ 5 ऐसी बातें जो पढ़ते समय उसे ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा अगले सेशन। अगली बार मैं ये बताऊंगा, हीरो तो बन गया, हीरो बनने के बाद हीरो का स्टाइल भी तो डिफरेंट होता है, नॉर्मल की तरह थोड़ी पढ़ता है वो, याद नॉर्मल की तरह थोड़ी करता है। 5 ऐसे पावरफुल सिस्टम जिससे कि अगर वो पढ़े, लर्न करे, चीजों को सीखे, यस, सारा काम उसका चुटकियों में होने वाला है। तो दोस्त, आज के सेशन का टाइम देखते हुए हम पिछले 1 घंटे से वार्तालाप कर रहे हैं। आप सब लोगों ने बहुत कॉन्शियसनेस के साथ सुना इस सेशन को। आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एज ए गुड पेरेंट मैं चाहता हूं कि आप सबसे अच्छे मम्मी पापा बने अपने बच्चे के, और हेल्प इंडिया परिवार आपको सुपर पापा सुपर मम्मी बनाने में ऐसे ही सहयोग करता रहेगा। आपने बड़े ध्यान से सेशन को लिया, उसके लिए जय हिंद, जय मां भारती, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। थैंक यू सो मच जगदीश पारिक सर, आज का सेशन बहुत ही फैबुलस रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे थोड़ा लाइट पावर चला गया है तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, अगले सेशन के लिए हम लोग बेशक बेसब्री से इंतजार करेंगे, जिसमें कि अगले सेशन में और भी ज्यादा हमारे ख्याल से सुपर पावर की हमें स्किल्स बच्चों के लिए मिलने वाली हैं। तो अगले बुधवार का हम लोग इंतजार करेंगे, हर बुधवार को। मैं क्लासरूम में घुस के बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। अभी तो क्लासरूम में घुसे हैं हीरो बन के, अगले सेशन क्लासरूम में बैठ के कैसे पढ़ना है वो बताने वाला हूँ। तो वो इससे भी पावरफुल होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल सा सेशन रहेगा, और हम लोग हर बुधवार का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं बेशक। और अगले बुधवार का तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, हमारे बच्चों को इंतजार रहेगा। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन होगा कि अगले बुधवार का हम सब लोग इंतजार करें डॉक्टर जगदीश जी का एक फैबुलस सेशन के लिए। और कल हमारा एक और भी स्पेशल सेशन होने वाला है, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए हम लोगों ने रखा है, जिसमें महिलाओं के लिए एक विशेष ट्रेनर हम लोगों ने कॉल किया है आपको हेल्प इंडिया परिवार को सेवा देने के लिए, जिसमें कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती हैं गायनिक को लेकर के, या फिर उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे वो जो जो प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, समाज ऐसा, हम लोग ऐसे कल्चर में रहते हैं, तो वो चीजों को भी आपको बिल्कुल खुले रूप में बताने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक विशेष ट्रेनर लेकर के आ रहे हैं। कल का सेशन सभी महिलाओं के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी मातृ शक्तियां हैं वो सब कल के सेशन को जरूर अटेंड करें, और जितने भी जेंट्स लोग बैठे हैं वो अपने परिवार की सारी लेडीजों को ये सेशन जरूर अटेंड कराएं, क्योंकि उनके लिए ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हैं संकोच बस। वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर एक विशेष ट्रेनर होंगी, वो आपके सामने डिस्कस करेंगे, और उनसे निकलने के रास्ते और उनसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सारे प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व करने के सारे तरीके बताने वाली हैं। तो कल के सेशन का इंतजार तो रहेगा ही रहेगा, अगले बुधवार का हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमारे ख्याल से जय मां भारती हम लोग बोलेंगे, क्योंकि अब समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है और मेरे पास पावर भी नहीं है यहाँ पर है। तो मैं अभी जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन हमारे 5 भाइयों ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग अगली बार वाले में रखेंगे, क्योंकि अगली बार वाले में क्वेश्चन आंसर करने में और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।